निवेदन करूंगा कि हमारी अध्यक्षा डॉक्टर सरला देवी जी को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगी। अपना ये अधिकार समझता हूं क्योंकि अनेक प्रकार के उनके एंगेजमेंट्स थे, फिर भी मैंने अनुरोध करके और डॉक्टर सिंघवी साहब को इस आयोजन में आने के लिए उनकी अनुमति ले ली। मैं आप सबकी अनुमति से, आप सबकी ओर से उनको पुष्पगुच्छ भेंट करता हूं। प्रकाशन के श्री अरुण महेश्वरी, जिन्होंने इस पुस्तक में बहुत मनोयोग से सक्रिय सहयोग दिया, मुद्रण भी, वितरण भी, सब आपकी जिम्मेदारी, आपने इसको लिया हाथ में। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस चयनिका के संपादक डॉक्टर नगेंद्र जी को वे हम सब की ओर से सम्मानपूर्वक पुष्पगुच्छ भेंट करें। विख्यात डॉक्टर सिंघवी साहब, प्रतिष्ठित विद्वान डॉक्टर नगेंद्र जी, साहित्य जगत की विशिष्ट एवं गणमान्य प्रतिभाएं और काव्यानुरागी महानुभाव, बड़े हर्षोल्लास के साथ बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर की ओर से मैं आप सब सृजनशील बुद्धिजीवियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी ये चयनिका विश्व काव्य को ऋग्वेद काल से लेकर 19वीं शताब्दी तक की रचनाओं का संकलन है, जिसमें संसार की सभी मुख्य भाषाओं की कालजयी कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया गया है। ये सर्वविदित बात है कि अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त स्वरूप कविता है। भाषाओं की कविता जब तक हमारी अपनी भाषा में नहीं ढलेगी, उसका सिक्का नहीं बनेगा, तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। और इसलिए विद्वत्ता और व्यवहारिकता दोनों की दृष्टि से ये बहुत उचित और आवश्यक है। संसार की और खासकर मैं ये कहूंगा हमारे देश में विदेश की कविताएं जब अपनी भाषा में ढली होंगी तो यहाँ के करोड़ों लोग कभी न कभी उनको पढ़ेंगे, समझेंगे। अन्यथा वे सब भाषा विशेषज्ञों के दायरे में सिमट कर रह जाएंगे। और हमारे देश में संसार की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं को सार्वजनिकता का परिधान पहनाने के लिए आज हिंदी भाषा ही सबसे बड़ा सहारा है। इसके अतिरिक्त आज की भूमंडलीय भौतिकता में काव्याभिव्यक्ति के लिए व्यापकता का वरदान अनुवाद के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। हमारे इस सोच में आप पाएंगे कि एक बार ऐसा लगता है जैसे मूल से अनुवाद की महिमा अपार है। और यदि इस सोच में आप और उतरेंगे तो इसके प्रतिफल में आप पाएंगे कि इस अपार के सहारे से यदि विश्व काव्य को व्यापकता प्रदान करनी है तो इसी प्रयास को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम इस काम में बिरला एकेडमी की ओर से आगे बढ़े हैं और अपने ढंग से हमने ये काम छोटे से रूप में साकार किया है।
इस बारे में अभी अन्य विद्वानों से भी आप उनके विचार सुनेंगे। जिस एकेडमी ने ये छोटा सा काम साकार किया है, आप सबकी अनुमति से उसके बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा। ये एकेडमी सन 1967 में कलकत्ता में विधिवत रूप से स्थापित हुई। इसके संस्थापक परख कला, मूर्ति कला और पुरानी पांडुलिपियों के संचय, संग्रह और संरक्षण के काम में अपने कलकत्ता स्थित 11 मंजिला भवन में निरंतर प्रवहमान है। इन विधाओं पर भी एकेडमी के प्रकाशन विभाग से कम 50 पुस्तकों के सेट निकले हैं। महानुभावों, आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि छोटे बड़े स्तर पर, स्थानीय और अंतर्राज्यीय स्तर पर बिरला एकेडमी प्रतिवर्ष 200 आयोजन करती है, जिसमें देश और विदेश के कलाकारों की कृतियों की प्रदर्शनियां भी शामिल हैं। अभी कुछ समय पूर्व एकेडमी ने रशियन फेस्टिवल शो और फ्रांसीसी मूर्तिकार रौदां की कलाकृतियों के अविस्मरणीय आयोजन करके सारे कलकत्ता महानगर को स्तंभित कर दिया था। आज संध्या की ये लघु गोष्ठी या ये लघु आयोजन, मैं जानता हूं कि वस्तुतः आप सब मर्मज्ञ स्वजनों की, व्यक्तियों की उपस्थिति का प्रसाद है और इसमें हमारी एकेडमी का विश्व काव्य के प्रति सम्मान, उस सम्मान की भी पहचान इसी आज की गोष्ठी में है। पर कुल मिलाकर ये सब आपके आगमन और आपकी उपस्थिति का ही अवदान मैं मानता हूं। आपने मेरी इस बात को सुना, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। और अब इस विश्व काव्य चयनिका के संपादक डॉक्टर नगेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि इसकी प्रासंगिकता और उपयोगिता पर अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें। डॉक्टर नगेंद्र जी। संस्था की माननीय अध्यक्षा, आज सारे कार्यक्रम के संचालक हमारे मित्रवर श्री रामनिवास जाजू और यहाँ समागत मर्मज्ञ विद्वानों, काव्य मर्मज्ञ विद्वत मंडल, मैं बहुत थोड़ा बोलूंगा क्योंकि मैं जो मुझे बोलना था वो ज्यादातर जाजू जी कह चुके। 2-3 बातें मैं कहूंगा। 2-3 बातें मैं कहूंगा। एक तो ये कि अनुवाद जो है, इसके विषय में जहां तक ये चयनिका है, इसके विषय में जो एक तो व्यावहारिक तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करूंगा वो ये है, जैसा अभी श्री जाजू ने कहा कि इसमें विश्व के सभी जो एक महनीय भाषाएं हैं उनके एक सर्वश्रेष्ठ कवियों की विख्यात कविताओं का हिंदी में पहली बार अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। बहुत बड़ा कठिन काम था, किया उसको पूरे एक अध्यवसाय के साथ किया। दूसरा ये कि ये जो अनुवाद हैं ये सीधे भाषाओं से नहीं है, मूल भाषाओं से सीधी अनुवाद नहीं है। उदाहरण के लिए अब इसका यूनानी भाषा का अनुवाद कैसे करें या जापानी का अनुवाद कैसे किया जाए, आदि आदि बहुत समस्याएं थी। तो हमने उन सभी कठिनाइयों को पार करने के लिए यही माना कि अंग्रेजी के माध्यम से अनुवाद किए जाएं।
अंग्रेजी के माध्यम से हमने अनुवाद किए, इसलिए ये अनुवाद इनका माध्यम जो है अंग्रेजी है। ये दूसरा व्यावहारिक तथ्य है जो हमारी अपनी एक तरह से व्यवस्था थी, दूसरा कुछ कर नहीं सकते थे। तीसरा एक सैद्धांतिक पक्ष इसका ये है कि अनुवाद के विषय में जो कला के शलाका पुरुष, ये क्रोचे, इतालवी दार्शनिक क्रोचे ने कहा कि अनुवाद मिसनोमर है। अनुवाद अपने आप में मिसनोमर है, माने एक मिथ्या कल्पना है और अनुवाद संभव नहीं है। जिसे हम अनुवाद कहते हैं वास्तव में दूसरी रचना होती है, वास्तव में दूसरी रचना होती है, इसको हम अनुवाद कहते हैं। और पश्चिम के, यूरोप के खासकर विद्वान हैं, वो उद्धृत किया करते हैं एक उमर खय्याम, रवायात उमर खय्याम का अनुवाद जो अंग्रेजी में किया, वो उसको उद्धृत किया करते हैं। अनुवादक ने साफ लिख दिया है कि इसमें मैंने काफी एक थोड़ा स्वच्छंदता ली है, थोड़ी लिबर्टी ली है और काफी नई चीजें हैं। और जो कि मूलतः ईरानी के विद्वान या मर्मज्ञ हैं, जो ईरानी के विद्वान, फारसी के विद्वान और मर्मज्ञ हैं, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की कि हाँ, ये रवायात उमर खय्याम का एकदम सीधा अनुवाद नहीं है, प्रत्यक्ष अनुवाद नहीं है। ये एक तरह से उसके आधार पर ये रचना की गई है, ये रवायात उमर खय्याम। तो ये यहां से लोगों ने शुरू किया और इसको उद्धृत करते हुए बहुत से विद्वानों ने इस बात को पुष्ट किया कि अनुवाद, विशेषकर काव्य का अनुवाद जो है, ये एक तरह से मिथ्या कल्पना तो जरा सख्त शब्द है, मैं कहूँगा ये असाध्य साधन है, असाध्य साधन है काव्य का अनुवाद करना। काव्य का अनुवाद अपने आप में असाध्य साधन है। और ये भी ठीक ही है कि जो क्रोशे कहना कि जिसको हम सामान्यतः अनुवाद समझते हैं काव्य का, वो वास्तव में दूसरी रचना होती है। तो इसका प्रामाणिक उदाहरण जो है वो हमारा हिंदी में जो राजा लक्ष्मण सिंह का हिंदी शकुंतला नाटक, ये कालिदास की जो काव्ययी कृति है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यम शकुंतला, तो शकुंतला का जो अनुवाद किया एक राजा लक्ष्मण सिंह ने ब्रज भाषा में किया, तो उसमें खास तरह की अलग मिठास है। मैंने दोनों का अध्ययन किया। जब मैं हाई स्कूल में था तो मैंने जो हिंदी शकुंतला नाटक जो है उसका मैंने अध्ययन किया था, और जब मैं बीए में आया तो मूल जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसका अध्ययन किया। दोनों मुझे ज़बानी याद थे, अब भी काफी याद हैं। तो इन दोनों में अलग मिठास है, दोनों का अपना अपना रस अलग है। जो रस हिंदी शकुंतला नाटक का है वो रस कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में नहीं है, उससे भिन्न है, लेकिन वो अपना अलग रस है। कालिदास की शैली जो है वो एक प्रकार की ये एक विशिष्ट शैली है कालिदास की। कालिदास तो बड़े एक भाषा के, काव्य के औदात्य उनमें था खास तरह का। तो ये दोनों, लेकिन दोनों का रस अलग अलग है। बल्कि मैं अपनी कमजोरी बताऊं कि चूंकि मैंने हिंदी शकुंतला नाटक पहले पढ़ लिया था, इसलिए जब बीए में आया मैं, तो मुझे थोड़ा सा अभिज्ञान शाकुंतलम से मैं उतना रस नहीं मिला। अभिज्ञान शाकुंतलम में मुझे उतना रस नहीं मिला जो कि हिंदी शकुंतला नाटक में था। एक आध जगह मैंने कहा भी है तो लोगों ने मुझे कहा कि ऐसी बात मत कहिए, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। हम कह रहे ये बात नहीं, मजाक क्यों उड़ाएंगे, दोनों का अपना अपना अलग रस है। तो ये बात तो दोनों ध्यान करने की योग्य है कि ये अलग भाषा, अलग रचना होती है, ये बात सही है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो इनकी महाराज लक्ष्मण सिंह का हिंदी शकुंतला नाटक है।
जो कि एक बहुत ही कहना चाहिए बड़ा ही सरस अनुवाद है अभिज्ञान शाकुंतलम का। तो ये दो तथ्य मैंने आपके सामने रखे और विश्व काव्य चयनिका में हमने इन्हीं को आधार बनाया, इन तथ्यों के दिमाग में रखा। और ये जो है इनमें कविता जो है वास्तव में कविता एक प्रकार से हृदय की वाणी है। कविता हृदय की वाणी है। हृदय की वाणी माने हृदय की धड़कन। तो हृदय की धड़कन जो है उसका अनुवाद कैसे होगा? वो जो सहृदय संवेदना है उसका अनुवाद संभव नहीं है, लेकिन फिर भी होना ही चाहिए। अगर न होता तो आज विश्व का जो साहित्य है कितना निर्भर हो गया होता। तो इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए कि हृदय की धड़कन जो है उस धड़कन को किस प्रकार से उसको एक शब्द मूर्त किया जाए। धड़कन को, हृदय की धड़कन को शब्द मूर्त करना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। और ये कला सिद्ध किया, इस कला को सिद्ध किया इन अनुवादकों ने, देश विदेश के अनुवादकों ने। तो इन सामान्य बातें मैंने आप सामने रखी, ये है। और ये इसका प्रमाण ये है कि जहां हजारों वर्ष पहले इसके वैदिक कवि ने कहा था कि माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, माता पृथ्वी है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं। तो वही बात हजारों मील दूर रहने वाले, 1000 वर्ष के अंतराल में रहने वाले जो यूनानी कवि थे होमर, उन्होंने जगत जननी धरित्री में उनकी कविता जगत जननी धरित्री, उसमें यही बात अपने ढंग से रखी है। तो ये प्रमाण अपने आप में है। इनको हिंदी में प्रस्तुत करना मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी, एक कम से कम बहुत बड़ी साधना थी। और हमने प्रेरणा से साहित्य अकादमी की, इसके जो आपकी एक बिरला एकेडमी फॉर आर्ट एंड कल्चर की प्रेरणा से और श्रीमती सरला बिरला के एक प्रोत्साहन से और अपने हमारे जो मित्र साथी हैं इनके सहयोग से, श्री राम निवास जाजू के सहयोग से हमने ये एक तरह का कष्ट जो कहना चाहिए या असाध्य साधना को सिद्ध कर दिया है। ये आपके सामने प्रस्तुत है, अब आप उसको देखें। आपने कृपा की आने की धन्यवाद आपका। और समालोचक डॉक्टर जगदीश चतुर्वेदी जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस काव्य चयनिका में उत्तम अनुवाद की छवि और ये चयनिका, इस पर अपने विचार प्रस्तुत करें। डॉक्टर जगदीश चतुर्वेदी जी, आदरणीय डॉक्टर नगेंद्र और विद्वजन, देखिए संयोग ही है कि आज हम विश्व काव्य चयनिका का विमोचन कर रहे हैं। और आज से 100 वर्ष पूर्व जो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुवाद हुआ था वो श्रीधर पाठक का था। उन्होंने गोल्ड स्मिथ की किताब का किया था। तो ये समृद्ध परंपरा 20वीं शताब्दी में चलती रही। यहां मेरे सामने भी कई कवि दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कई कृतियों का अंग्रेजी से और अन्य भाषाओं से भी हिंदी में अनुवाद किया। बल्कि मैं ये कहूंगा कि आजादी के बाद ये काम बहुत अधिक हुआ। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति डॉक्टर धर्मवीर भारती ने संपादित की थी, देशांतर, इसमें 21 देशों की कविताओं के अनुवाद थे। तो ये श्रृंखला जो 19वीं शताब्दी के 1899 से प्रारंभ हुई, आज 100 वर्ष बाद इस रूप में फलीभूत हुई है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। क्लास की रचनाएं भी और समकालीन काव्य की रचनाएं भी लगातार अनुदित होती रही हैं। इसका शुभारंभ लोकप्रिय कवि बच्चन से हुआ था। उसके पहले भी कुछ अनुवाद हुए, लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। जब उमर खय्याम की रुबाइयां हिंदी में रूपांतरित होकर आईं, तो मानी हुई बात है कि बच्चन जी अंग्रेजी के भी विद्वान रहे और उसका अनुवाद उन्होंने फिट्जगेराल्ड के अनुवाद के आधार पर किया होगा। लेकिन मूलतः एक बात मैं मानता हूं, थोड़ा इशारा नगेन जी ने भी यहां किया, कि काव्य का सफल अनुवाद वही कर सकता है जो कवि हो।
यदि कवि है तभी काव्य के उस मर्म को जो उसके समकालीन ने काफी दूर बैठकर अनुभव किया है, हिंदी का कवि भी जो कि श्रेष्ठ कवि है, सिद्ध कवि है, वो कविताओं के अनुवाद अच्छे कर सकता है। और अगर पूरी श्रृंखला को देखें जिसमें कि तमाम रूसी कविताओं के अनुवाद इधर आए, कई कवियों ने किए। एक कवि यहाँ बैठे हुए सामने रमेश कौशिक, उन्होंने 100 रूसी कविताओं का अनुवाद किया। तो उन कविताओं को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि जो समकालीन कवि उन्होंने रूसी के चुने वो उनकी मानसिकता के करीब थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कविता का अनुवाद नहीं हो सकता। कविता का अनुवाद उसकी एक पुनर्रचना होती है और वो पुनर्रचना अवश्य की जा सकती है। यदि ऐसा ना हुआ होता तो तमाम मनीषी, तमाम वो कालजयी कवि, उनकी रचनाओं से हम परिचित ही नहीं हो सकते थे। इसलिए अनुवाद का कार्य तो निरंतर चलता रहा है। महादेवी वर्मा ने ऋग्वेद से लेकर के तमाम संस्कृत के ग्रंथों के अनुवाद किए और मेरे ख्याल में वो बहुत ही सफल अनुवाद थे। इसी तरह से बच्चन जी के बाद में रामविलास शर्मा जो बहुत अच्छे अनुवादक भी रहे हैं और उन्होंने 1953 में वत्सरोप की कविताओं का अनुवाद किया और पहली बार हम यूरोप के नए कवियों से परिचित हुए। और इसके बाद तो एक ऐसी श्रृंखला चली कि मुझे लगता है केदारनाथ सिंह यहाँ उपस्थित हैं, कैलाश वाजपेयी बैठे हुए हैं, इन तमाम कवियों ने कई देशों की कविताओं के अनुवाद किए। और आज मैं फक्र के साथ बताना चाहूंगा कि जो भी समुन्नत राष्ट्र हैं, जो भी समुन्नत देश हैं, उनकी कविताएं रूपांतरित होकर हिंदी में आ गई हैं। यही नहीं, मैंने स्वतः अपने 2-3 मित्रों के साथ में तीसरी दुनिया की कविताएं नाम से कोई 56 देशों की कविताओं के अनुवाद किए थे और वो काफी लोकप्रिय भी हुए थे। तो हम लोगों के मन में तब भावना यही रही थी कि मात्र श्रेणी ग्रंथों के अलावा उन देशों को भी लिया जाए जिन्हें हम दूसरी दुनिया के देश जानते हैं, तीसरी दुनिया के देश मानते हैं और उनकी समस्याएं बहुत कुछ भारत से मिलती हुई हैं। जब लैटिन अमेरिका की कविताओं के अनुवाद मैंने और मेरे साथियों ने किए तो मुझे ऐसा लगा कि वो तमाम चीजें जिनसे हम यहाँ संघर्षरत रहे हैं, वो तमाम आम आदमियों की समस्याएं हैं, उनसे रूबरू वो लोग भी हो रहे हैं जो हमसे हजारों मील दूर बैठे हुए हैं। इसी तरह अफ्रीका की कविताओं के अनुवाद भी किए गए जो बहुत अच्छे अनुवाद हुए। अब मैं 2 शब्द इस चयनिका पर ही कहना चाहूंगा। चयनिका की रचनाएं मैंने पढ़ी, मैं नगेंद्र जी के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध रहा इसमें, और हमने प्रयत्न ये किया है कि इसमें जितने भी हमारे कालजयी कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं वो अवश्य आ जाए। और यही आधार बनाकर मैं तो चाहूंगा कि बिरला अकादमी इसका आगे का दूसरा संग्रह निकाले और उस संकलन में 20वीं शताब्दी की कविताएं रखी जाएं, क्योंकि इस संकलन में अंतिम कवि गालिब हैं जो कि 19वीं शताब्दी के कवि थे। तो उसमें हमने होमर को लिया, गेटे को लिया और तमाम जितने भी विश्वजनीन कवि जिनको आप याद कर सकते हैं वो तमाम इसमें मोहनचाले और ये लोग इसमें संकलित किए गए हैं। मेरे ख्याल में ये अपने ढंग का बड़ा ही अनूठा प्रयास है और आप तमाम काव्य मर्मज्ञ और प्रेमी जब इसको पढ़ेंगे तो मुझे विश्वास से सराहेंगे। धन्यवाद। अपने युग की संवेदना को जो व्यक्त कर सके कविता तो वही। और युग बहुत बदले हैं और यदि अनुवाद का सहारा न मिले संसार को तो फिर वो अनेक अनेक युगों की कविताओं से और आने वाला युग वंचित रह जाएगा। इसलिए अनुवाद की महिमा अपार है और डॉक्टर जगदीश चतुर्वेदी ने जिस बात की पुष्टि की उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। आज हमारे बीच बैठे हुए हैं एक अन्य विद्वान डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल, जो बड़े वरिष्ठ समीक्षक तो समालोचक तो हैं ही, पर डॉक्टर नगेंद्र की परंपरा को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया और प्रगतिवाद का रूप देते हुए आगे बढ़ाया। मैं डॉक्टर पालीवाल जी से आप उनका और सभा में उपस्थित विद्वानों की ये मंडली